एक दौर में उनके नाम से प्रेरित होकर, उनके काम से प्रेरित होकर बॉलीवुड की एक बड़ी मशहूर फिल्म बनी। वो लद्दाख के शिक्षा जगत में एक बड़ी क्रांति के रूप में, एक नई हवा के झोंके के रूप में जाने गए। लेकिन अभी सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कैद कर लिया है। नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी। जैसा कि आपको पता ही होगा कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट और इंजीनियर सोनम वांगचुक को, जो शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं, सरकार ने एनएसए के तहत गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी उनकी लंबी समय से चल रही मांगों और उससे उठे प्रोटेस्ट के बाद हुई है। और ये मांगें हमें मालूम ही है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने, अधिक ऑटोनॉमी देने और वहाँ पर छठी अनुसूची लगाने को लेकर है। तो सवेरे के जो अखबार हैं उनमें आज हमने इस तरह की खबरें सुबह देखी हैं। जैसे इंडियन एक्सप्रेस है जो कहता है कि वांगचुक हेल्ड अंडर एनएसए, फ्लोन फ्रॉम लेह टू जोधपुर एज गवर्नमेंट क्रैक्स डाउन। इको एंड एनर्जी टॉक में मैं हृदय जोशी आपको सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और उससे जुड़े हुए कानूनी पहलुओं के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक क्लाइमेट चेंज, साइंस और पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर हम सोनम वांगचुक के जो योगदान है क्लाइमेट के फील्ड में और उनका क्या क्लाइमेट कनेक्शन है, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सोनम वांगचुक ने वहाँ शिक्षा के जो संस्थान बनाए हैं, जहाँ पर उन बच्चों को एडमिशन दिए जाते हैं जो बच्चे जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत ब्राइट और बहुत कामयाब नहीं होते, कोट एंड कोट, वैसे बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता, बल्कि उसकी प्राथमिक शर्त ही यह है कि बच्चे फेल होने चाहिए ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में, और फिर उनको यहाँ लाकर वो नए तरीके से उनको शिक्षा का एक तरीका इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसकी झलक आपको 3 इडियट फिल्म में भी दिखी थी। और सोनम वांगचुक ने इस बारे में कई टेड टॉक दिए हैं, लोगों से कई प्लेटफॉर्म में बात की है। उसके कुछ लिंक भी मैं आपको शेयर करूंगा आपके साथ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि सोनम वांगचुक का जो क्लाइमेट कनेक्शन है उसके बारे में मुझे आज से कोई 15 साल पहले पता चला। दिल्ली में तो उनसे मुलाकात हुई ही थी, लेकिन 2018 में जब मैं लद्दाख गया था तो सोनम वांगचुक के, जिन्हें वो अपना गुरु भी कहते हैं, नॉरफेल साहब, चिवांग नॉरफेल, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो क्लाइमेट कनेक्शन ये है कि लद्दाख के बारे में पहले मैं बता दूं कि लद्दाख जो है, अपने पहले वीडियोस में मैंने बताया है, वो एक रेन शेडो इलाका है। यानी वहाँ जब पूरे देश में बरसात होती है अलग अलग जगहों में, तो वहाँ बारिश नहीं होती, उसे कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। और वहाँ की नदियों में जो पानी आता है ज़्यादातर वो ग्लेशियल मेल्ट का है। बारिश नहीं होती, रेन शेडो इलाका है। इसका मतलब जो ओरोग्राफिक रेन है, जो पर्वतीय बरसात है, वो पहाड़ के एक हिस्से में बरस जाती है और लद्दाख वाला हिस्सा सूखा ही रह जाता है, इसलिए उसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए ग्लेशियरों पर वहाँ पर बहुत निर्भरता है। जैसे श्योक रिवर वहाँ की है, जिसकी तस्वीर आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें ज़्यादातर पानी ग्लेशियल मेल्ट का ही है। लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्लेशियर खतरे में है। तो लद्दाख जो पहले से ही केवल 50 से 100 मिलीमीटर बारिश होती है, अब दिल्ली की बारिश कोई पूरे साल की 500 मिलीमीटर है, उसका 1/5 टोटल लद्दाख में होता है। और वो भी कब होता है, मतलब पूरे साल में मिला के वो बारिश होती है। साउथ वेस्ट मानसून, जिससे बारिश होती है पूरे देश में, वो साउथ वेस्ट मानसून जो है वो लद्दाख में बरसात ज़्यादा नहीं करता। वहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो मेडिटेरेनियन सी है, वहाँ से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं जाड़ों में, वो वहाँ पर बर्फबारी करते हैं, और वही बर्फबारी वहाँ की लाइफलाइन है एक तरह से। तो सोनम वांगचुक ने और उनके जो गुरु हैं चिवांग नॉरफेल, जिन्हें आइसमैन भी कहा जाता है, आइसमैन ऑफ लद्दाख, उन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए। और वो कैसे बनाए, नॉरफेल साहब ने मुझे दिखाया, और मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, वो भी मैं ढूंढकर शेयर करने की कोशिश करूंगा, कि नदी के बहाव को वो स्लो कर देते थे। और क्योंकि जाड़ों में रात में टेम्परेचर बहुत कम होता है और नदी के बहाव को अगर आप स्लो करें तो उसका रुका हुआ पानी जम जाता है और पूरी की पूरी नदी जम जाती है।
और पानी जो ऊपर से आते रहता है वो उस रुकावटों के कारण जमता रहता है और एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर बन जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब मौसम आता है मार्च का, अप्रैल का, और जब पानी की बहुत ज़रूरत होती है और वहाँ पर अदरवाइज़ पानी कम हो जाए, वो पिघलता है सूरज की गर्मी से वो पानी और लोगों को उपलब्ध होता है, उससे खेती कर सकते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। 2013 में सोनम वांगचुक ने एक और अभिनव प्रयोग किया। उन्होंने आइस स्तूपा बनाए। स्तूपा आप जानते हैं बुद्धिस्ट में धर्म में जिस तरह के स्तूपा होते हैं, स्तूप होते हैं, बौद्ध स्तूप, वो आपको दिखाई देते हैं जगह जगह। अगर आप लद्दाख ले जाएं या बौद्ध मठों में कहीं भी जाएं तो उन्होंने एक ऐसा शंकुल कोनिकल आकार का जो है बनाना शुरू किया, जो बर्फ़ का एक बहुत बड़ा भंडार थे। कई लाख लीटर उसमें पानी जमा हो जाता है और वो इस्तेमाल होता है। और इस आइडिया को पूरी दुनिया में इसके बारे में लिखा गया, बोला गया और इसे एक अभिनव प्रयोग माना गया। 2018 में सोनम वांगचुक को रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। उससे पहले उन्हें कई रिकॉग्निशन मिले, उसके बाद रिकॉग्निशन मिले। बड़े बड़े उद्योगपति उनके साथ खड़े होने को तैयार हुए और उनके प्रयोग को मदद करने को तैयार हुए। लेकिन ये आइस स्तूपा होते क्या थे? जो पानी पहाड़ों में से ऊपर आता है, उन्हें पाइप के ज़रिए ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके ला के इकट्ठा किया गया और उस इकट्ठे पानी को स्प्रिंग के तौर पर, फव्वारे के तौर पर ऊपर छोड़ा जाता है रात के वक्त। और रात के वक्त जब टेम्परेचर -10, -12, -15 होता है और वो पानी को आप हवा में उछालेंगे तो वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में जम जाता है। और रोज़ ये प्रक्रिया अगर आप करेंगे कई हफ्तों तक, जाड़ों में महीनों तक, तो एक बहुत बड़ा स्तूप आपको मिल जाएगा जो आपके लिए एक तरह से बैंक है। वो बैंक पानी का जो पिघलेगा नहीं और आपके लिए उपलब्ध रहेगा गर्मियों में। और इसका नाम दिया गया आइस स्तूपर्स, क्योंकि ये स्तूपर्स से मिलते जुलते थे। अब वर्टिकल में क्या होता है कि धूप इसे पिघला नहीं पाती है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया, क्षेत्रफल कम होता है, वॉल्यूम ज़्यादा। और किसानों को वॉल्यूम चाहिए, सूरज को एरिया चाहिए, उसे हम वो नहीं देते। तो इसलिए ये आइस स्तूपर्स गर्मियों तक भले ही कम ऊंचाई के जगहों पे बनाएं, पिघलता नहीं है। ऐसे 50 से ज़्यादा आइस स्तूपा मुझे जहाँ तक जानकारी है वो लद्दाख में बना दिए गए थे और ये एक अभिनव प्रयोग था। इसके अलावा उन्होंने जो मड का इस्तेमाल करके, जो हमारे पैरों के नीचे सबसे आर्थिक रूप से अगर देखा जाए बाज़ार मूल्य में सबसे सस्ती लेकिन इकोलॉजिकल फॉर्म में सबसे बेहतरीन चीज़ उपलब्ध है, उन्होंने उस मड से हाउस बनाए। अपना जो पूरा शिक्षण संस्थान वहाँ उन्होंने बनाए हैं और उनको उन्होंने पूरा मड से बनाया और सोलर हीटिंग यानी सूरज की गर्मी से उसे गर्म किया। और जब बाहर का टेम्परेचर -15 होता है तो वहाँ अंदर टेम्परेचर +15 होता है। तो इससे उन्होंने एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल देने की कोशिश की और ऐसे कई प्रयोग सोनम वांगचुक ने अपने क्लाइमेट जो प्रयोगों में शामिल किए। और ये सस्टेनेबिलिटी जो है वो लद्दाख जैसे फ्रेजाइल जोन में, जहां लगातार जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से एक खतरा बना हुआ है कि अगर वहां ग्लेशियर पिघलते रहे तो पानी की कमी है, और अगर वहां ऐसी बारिश होने लगी जैसी उत्तराखंड हिमाचल में है क्लाइमेट के प्रभावों के कारण, क्योंकि बादल अब ज़्यादा ऊंचाई में कंडेंस हो रहे हैं, तो फिर वहाँ के पहाड़ तो आपने देखे हैं जिनमें कोई वेजिटेशन नहीं है, वो क्या तबाही लेकर आएंगे, जिसका एक नज़ारा हमने 2010 में देखा था। अगर आप थोड़ा सा गूगल करेंगे 2010 में बहुत बड़ी तबाही वहाँ पर हुई थी। तो वहाँ की फ्लडिंग जो है वो कहीं ज़्यादा नुकसानदेह होगी। तो ऐसे व्यक्ति ने जो कई प्रयोग किए, उसी आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी गिरफ्तारी जो है बहुत अनफॉर्चुनेट है। सरकार को उनसे बात करनी चाहिए। वो एक दूरदर्शी व्यक्ति हैं। उनकी मांगों में जो भी विचार किया जा सकता है, सोचा जा सकता है, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। लद्दाख स्ट्रेटेजिक रूप से भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा तो है ही, लेकिन आप ये भी सोचिए कि वो थर्ड पोल जिसे हम कहते हैं, हिमालयी क्षेत्र जहाँ ग्लेशियर हैं, जो हमारी रिपोजिटरी हैं, जो हमारे भंडार हैं जल स्रोतों के, वहाँ पर एक महत्वपूर्ण जगह है। तो इस बात पर यही उम्मीद करनी चाहिए कि उनके लिए आवाज़ उठेगी। और सरकारों में ऐसा हुआ है कि उन्होंने पहले जो कदम उठाए हैं उन पर पुनर्विचार किया है और बातचीत का दरवाज़ा खोला है। वांगचुक ने खुद कहा है कि उनके पूर्वजों द्वारा किए गए जो फास्ट हैं उनको
सुना गया, उनके प्रोटेस्ट को सुना गया। इंदिरा गांधी खुद लद्दाख गई, लद्दाख पहुंची और उनसे बात की। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने जब अन्ना आंदोलन कर रहे थे तो उनके पीसफुल प्रोटेस्ट को भी सुना। लेकिन 2023 में आपको याद होगा, सोनम वांगचुक ने 18,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर, 5,300 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर जो खारडुंगला पास है और वहाँ सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है, उस ऊंचाई पर कई दिनों तक फास्ट किया था। और वो फास्ट किया, उसके बाद क्रमिक फास्ट लद्दाख में हुए। तो ये कोई पहला फास्ट नहीं था, पहला प्रदर्शन नहीं था। तो सरकार बहुत आसानी से, उनके रणनीतिकार उनसे बात करके सोच सकते हैं और इस मामले को अभी भी सुलझाया जा सकता है। और उनकी जो टैलेंट है, उनकी जो नज़र है, उनकी जो दृष्टि है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, भारत के एक बहुत ही सरहदी और पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र को बचाने के लिए। तो सोनम वांगचुक का एक क्लाइमेट कनेक्शन था जिसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी था। उनके तमाम रिकॉग्निशंस जो उन्हें हुए हैं उनमें इस बात को लेकर काफ़ी उनकी इज़्ज़त की जाती है पूरी दुनिया में और उनसे काफ़ी सीखा जा सकता है। हमारे इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। लेकिन आपसे एक अपील है कि इको एंड एनर्जी टॉक में लगातार हम बिना किसी सनसनी के, बिना किसी हल्ले के आपको इस तरह के वीडियोस ला के दे रहे हैं जो साइंस से जुड़े हुए हैं, जानकारी से जुड़े हुए हैं। और उन्हें देखकर और समझकर, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे अब सामान्य लोग हों, चाहे आप जिज्ञासु हो, वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसी हमारी कोशिश है, ऐसा हमारा लक्ष्य है। और अगर हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं तो सिर्फ आपकी जो गुडविल से, आपके सहयोग से। तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में दिए गए जो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जो ज्वाइन का लिंक है, जिसको आप ज्वाइन करके हमारी कम्युनिटी का सदस्य बन सकते हैं, अगर आप वो करेंगे तो हमें काफ़ी मदद मिलेगी, हौसला बढ़ेगा। वरना इस चैनल को कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इसकी रीच बढ़े। कमेंट करें, बताएं कि इसमें क्या कमी थी और बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले कस्तूरी मृग पर एक वीडियो किया है, हमने भोज वेटलैंड पर एक वीडियो किया है, हमने बारिश कैसी होती है वो वीडियो किया है। तो इन सारे वीडियोस को भी देखें और हमें बताएं। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।